अच्छा बस चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑडिट प्रोसीजर पे। कल हमने इसका प्रोसेस देखा था कि क्या क्या ऑडिट के प्रोसेस थे, किन प्रोसेस से गुजर के हम ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो रेडी करते हैं। ऑडिट प्रोसीजर को देखेंगे आज हम। ऑडिट प्रोसीजर क्या, कॉमनली यूज ऑडिट प्रोसीजर्स, जो दो टाइप के डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं इसमें। एनालिटिकल प्रोसीजर है, दूसरा है बेसिक ऑडिट प्रोसीजर। यानी बेसिक ऑडिट प्रोसीजर में सिस्टम बेस्ड अप्रोच है, जिसको एसबीए कहते हैं। डायरेक्ट सब्सटेंटिव टेस्टिंग है, डीएसटी। ये वाली अप्रोच को हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास एनालिटिकल प्रोसीजर है। इसकी डेफिनेशन है, एनालिटिकल प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ द evaluation ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन ऑडिट मेड बाय अ स्टडी ऑफ plausible relationship among both financial and non financial data। अभी देखें कि एनालिटिकल प्रोसीजर वो कह रहा है इस तरह का प्रोसेस है जो कि हमारी उस एवेल्यूएशन पे कंसिस्ट करता है जो हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, यानी हमारे पास जो फाइनेंस के लिहाज से इंफॉर्मेशन होती है उसकी हमने कॉस्टिंग वगैरह आइडेंटिफाई करनी होती है। उसकी सारी चीजें देखनी होती है कि हमने किस प्रॉब्लम के लिए कितना कॉस्ट आइडेंटिफाई की है, किस वर्किंग के लिए कितनी कॉस्ट आइडेंटिफाई की है। इसके अलावा कोई अगर एरर आ जाता है तो उसके लिए कितनी कॉस्ट आइडेंटिफाई किया। तो जितना भी फाइनेंस इंफॉर्मेशन होती है ना ऑडिट में, वो हमारे पास एनालिटिकल प्रोसीजर के थ्रू हमने हैंडल करनी होती है। ठीक है। अब मेड बाय स्टडी ऑफ, वो कह रहे हैं कि जितने भी रिलेशनशिप जैसे फाइनेंशियल में आते हैं, नॉन फाइनेंशियल डाटा। अब ये देखें कि फाइनेंशियल तो आपको समझ आ गई, नॉन फाइनेंशियल डाटा कौन सा होता है। नॉन फाइनेंशियल डाटा जो कि डायरेक्ट फाइनेंस पे, डायरेक्टली फाइनेंशियल के लिए नहीं यूज होता, लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं फाइनेंस यूज होता है। लेट्स सपोज कि अब आपकी जो है, लेट आपकी यूनिवर्सिटी में जैसे आप लोग के टीचर्स हैं वो डायरेक्ट होते हैं कि आपको वो लेक्चर देते हैं, उनको पेड होते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट ये होता है कि बैक एंड पे जैसे आप लोगों की वर्किंग होती है, मिड्स आपके कंडक्ट करने होते हैं, उन्होंने फाइनल्स कंडक्ट करने होते हैं, उसकी जो फीसिस होती हैं वो इनडायरेक्ट फाइनेंस में आ जाती है। ठीक है, वो भी सारा हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर में आता है। It involves analysis of significant ratio and trends, including the fluctuation that are inconsistent with other relevant data or which deviate from expectation। अब वो कह रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें एनालिसिस में इन्वॉल्व हैं। वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट रेशियो और ट्रेंड्स इंक्लूडिंग द इनफ्लेक्चुअल एंड इनकंसिस्टेंट। जितनी भी हमारे पास इनकंसिस्टेंट प्रॉब्लम, यानी एक तो कंसिस्टेंट इश्यूज आ रहे होते हैं ना, कि ये वाली मतलब कि जो भी हमारे काम चल रहे होते हैं वो कंसिस्टेंट डाटा, लेकिन समटाइम्स कहीं पे हमारे पास एरर आ जाता है, यानी बग आ जाता है। तो वो हमने सोचा नहीं होता कि वो काम कैसे करना है, क्योंकि उसमें तो एरर आ गया। अब उसकी हमें कोर्स, हमारा काम उसका दोबारा वो हो गया, तो उसमें जो है वो हमारा जो डाटा है वो इनकंसिस्टेंट है, जो कि डेविएट करता है हमारी एक्सपेक्टेशन से। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। अब लेट्स सपोज कि आप लोगों ने क्या करना है कि आपका लैपटॉप खराब हो जाए। ठीक है, अब आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था कि आपकी जो आपका इसमें लैपटॉप खराब हो जाएगा। ये अनएक्सपेक्टेड जो हो गया है, काम हो गया। अब क्या होगा, उससे आपकी ऑनलाइन क्लासेस का हर्ज होगा। ठीक है, अगर आप जॉबियन हो, जॉब कर रहे हो, तो लैपटॉप वगैरह पर उदाहरण है आपकी मतलब वर्किंग का मटेरियल वगैरह सपोज मेरा है, तो मैंने क्लासेस कंडक्ट करवानी है, तो मेरी वो क्लासेस मिस हो जाएंगी, मैं क्लासेस नहीं कंडक्ट करवा सकती। तो ये जो है मेरा अनएक्सपेक्टेड जो चीजें आ गई, ये भी अब ऑब्वियसली फाइनेंशियल का इशू आ गया। अब मुझे ठीक करवाने के लिए उसको फाइनेंस को देखना पड़ेगा। तो ये जो है अनएक्सपेक्टेड जो प्रॉब्लम होती है वो भी हमें इसमें, इनको इनकंसिस्टेंट कहते हैं, कि जो रेलेवेंट हमारा डाटा नहीं होता, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस को डेविएट हमारी करती हैं। तो दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर। उसके बाद जी है हमारे पास डेफिनेशन, इसकी कंटिन्यू है। वो कह रहे हैं एक्सपेक्टेशंस क्या है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट रेफर टू द ऑडिटर एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट अ फिगर इन द अकाउंट्स बीइंग ऑडिटिंग शुड अप्रोक्सीमेटली बी एज अ वर्कड आउट फ्रॉम अदर रेलेवेंट फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब वो कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन जो है वही जी, कि आपने पूरी एक एक्सपेक्टेशन ऑडिटिंग फाइल बनाई हुई है। ठीक है, उसमें आपने सारे फिगर्स ऑफ अकाउंट्स हैंडल किए हुए हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली कोई प्रॉब्लम आ गई, तो अब ऑब्वियसली वो आपके सारे फिगर आउट जो आपने किया हुआ है उसको हिला के रख देगी। ठीक है, तो इस वजह से ऑडिट फाइल में आप लोगों ने
अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल इशू भी डालने होते हैं, ताकि अगर कोई इस तरह का इशू आ जाए अनफाइनेंशियल तौर पे, कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, तो वहां पे आप क्या करते हो, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर आ भी जाती है तो वहां पे आप उस चीज को हैंडल कर लो। अगर दे यूज इज बेस्ड ऑन द assumptions that there are relationship between items in the account and these relation may be expected to continue। अब वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास यूजर्स हैं, जो हमारे पास यूजर बेस्ड assumptions होती हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप, जितने भी आइटम्स आते हैं, जितने भी अकाउंट्स हमारे पास वो होते हैं, वो हमने एक्सपेक्ट करने होते हैं किस तरह वो चल रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज के जितने भी एम्प्लॉय आप लोग अपनी कंपनी में रखते हो, ठीक है, उनको हमने देखना होता है, उन एम्प्लॉय को अगर हमने कोई भी अगर कोई हमने देनी है एक्सपेक्टेशंस के अलावा भी, कि आप लोगों को इंसेंटिव्स जिनको कहते हैं, कि आप लोगों को फार्मेसी या मेडिकल फी होगा, या आप लोगों की ये चीज जो आपका लंच आपको कंपनी की तरफ से होगा, तो ये सारे इंसेंटिव्स जो होते हैं ना, वो भी आपने अपनी उन अजम्पशंस में लिखने होते हैं, यानी अपनी चार्ट अकाउंट ऑडिट की जो रिपोर्ट बनानी होती है, उसमें सारे रिलेशन लिखने होते हैं, कि जो कि हर एम्प्लॉय यानी हर पर्सन के से रिलेट कर रहा होता है, कि जो भी हमारी चीजें ये हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। आगे हमारे पास है एनालिटिकल प्रोसीजर की एग्जांपल। वो कह रहे हैं कि द रीजनेबलनेस ऑफ अ फिगर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सैलरीज कैन बी वेरीफाइड बाय मल्टीप्लाइंग द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच ग्रेड विद द एवरेज सैलरी फॉर द ग्रेड। अब देखें, हमने एम्प्लॉयज रखे हैं, तो हमारी उसमें सैलरी हमने करनी है, तो सैलरी जो है हमने उसके ग्रेड के लिहाज से वेरीफाई करनी है, ठीक है। अब देखें कि आपकी यूनिवर्सिटी है, उसमें डायरेक्टर की एक पोस्ट होती है, ठीक है, उनकी सैलरी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे आपकी होती है। फिर उसके बाद आ जाती हैं आपके एडमिन ब्लॉक के जो टीचर बैठे होते हैं उनकी, फिर आते हैं आपके विजिटिंग टीचर जो आपको लेक्चर डिलीवर करते हैं, ठीक है। तो इन सब की डिफरेंस होता है सैलरीज में, इनकी सब्जेक्ट के लिहाज से या डिपार्टमेंट वाइज लिहाज से। तो आपने उनके ग्रेड के लिहाज से ये सारी एम्प्लॉयज एजम्पशंस करनी होती हैं, कौन सी किसके लिहाज से हमने ये डिवीजन करनी है, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं कि द रीजनेबल ऑफ द इंटरेस्ट ऑन जर्नल प्रोवाइडेंट, कि हमने अब ये इसके जर्नल प्रोवाइडेंट फंड बैलेंस कैन बी वेरीफाइड बाय। अब जो हमने एक फंड बनाया होता है हमारा पूरा, कि इतना इतना फंड हमारा जाना चाहिए, इसके बाद हमारी कंपनी जो होगी वो लॉस में होगी, इसके बाद हमें इतना प्रॉफिट होगा, तो हमें उसके लिहाज से सैलरी डिसाइड करनी होती है, ठीक है। अब ये तो नहीं है कि एक जो है इंस्टीट्यूट अगर देखा जाए, तो वो मंथली उसको 2 लाख रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, 2 लाख रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो उसमें जो है उनको प्रॉफिट 10,000 की है, ठीक है। लेकिन क्या कर रहे हैं कि वो उनमें से रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन उनका है सैलरीज वगैरह का, वो 2,50,000 है, तो क्या होगा, वो -40,000 जो है उनका, वो उसमें चला जाएगा, लॉस में चला जाएगा, वो प्रॉफिट में ना हुआ। तो हमें जितना भी अपना रेवेन्यू जनरेट होता है, उसमें जितनी भी हमारी ये चीजें हैं, हमने जनरल प्रोविडेंट फंड रखना होता है, उसको बैलेंस रखना होता है, उसको वेरीफाई करना होता है अपने जितना भी हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो उसके लिहाज से हमें ये चीजें देखनी चाहिए कि हमने क्या अपनी ऑडिट रिपोर्ट को तैयार करना है। कॉमनली यूज एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर में क्या है, कंपैरिजन इन्वॉल्विंग अ सिंगल कंपोनेंट। हमें कंपैरिजन करना चाहिए जितने भी कंपोनेंट्स हैं, मतलब हर चीज, जैसे कि आपकी एम्प्लॉयज की सैलरी हो गई, आपकी दूसरे फाइनेंशियल इश्यूज हो गए, हर सिंगल कंपोनेंट को हमने कंपैरिजन करना है जो भी हमारे पास इन्वॉल्व है। सेकंड, कंपैरिजन अक्रॉस कंपोनेंट, जो आपके अक्रॉस कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। आपको दूसरी अगर आपका इंस्टीट्यूट है वो दूसरे इंस्टीट्यूट को भी देखता हुआ सैलरी जो है वो एक्सपेक्ट करता है, सैलरी देता है कि बाकी जो कॉलेजेस हैं या बाकी इंस्टीट्यूशन हैं वो कितनी एडमिन ब्लॉक से सैलरी देते हैं, कितनी डायरेक्टर को सैलरी देते हैं, कितनी अपने टीचर्स को सैलरी देते हैं, तो उसके लिहाज से उन्होंने वो सिस्टम को सेट करना होता है। फिर है सिस्टम एनालिसिस। आपने अपने सिस्टम को भी एनालाइज करना है, ठीक है। लेट्स सपोज का आपका लैपटॉप है, इसको अगर सिस्टम कहा जाए, तो आपने इसको एनालाइज करना है कि इसमें कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है, तो आपको फील हो जाता है कि अच्छा इसमें ये इश्यू आ रहा है, अब मुझे इसकी ये ठीक करवानी है, ठीक है। अब लेट्स सपोज इसकी फ्लॉपी डिस्क है या हार्ड डिस्क, हार्ड मतलब डिस्क ड्राइव है,
उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको एनालाइज कर रहे हो कि अच्छा ये मेरा इश्यू है, अब मैंने इसको ठीक करवाना है, या आपका एक पूरा सिस्टम है, आपकी यूनिवर्सिटी है या आपका इंस्टीट्यूट है, तो आप में पूरे सिस्टम को भी एनालाइज करना होता है कि कौन सी चीज लैग कर रही है, कौन सी चीज जो है वो हाई हो रही है। तो ये सारी चीजें आपको इंक्लूड होती हैं आपकी इसमें ऑडिटिंग रिपोर्ट में। फिर है रिग्रेशन एनालिसिस एंड बिजनेस एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस एंड बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। रिग्रेशन एनालिसिस कि आप जो है कितने प्रॉफिट में जा रहे हैं और कितना आपको मजीद आप एनालिसिस करके इसको हाई प्रॉफिट की तरफ ले जा सकते हैं, या आप अपने लॉस को कम कर सकते हैं। ठीक है, कितना आप जो है इसको बैलेंस कर सकते हैं, इसको दोबारा से एनालिसिस करके अगर आपको लॉस में जा रहे हैं तो आप किस तरह एनालाइज करके अपनी इन चीजों को ठीक करेंगे। अगर आप लोग लॉस में नहीं जा रहे, प्रॉफिट में जा रहे हैं, तो किस तरह उसको ओवरकम कर सकते हैं। अब ये भी नहीं है कि आप एम्प्लॉयज को कुछ दे नहीं रहे, सारा कुछ आप लोग क्या कर रहे हो कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमा रहे हो, फिर वो क्या होगा कि वो रीजनेबल नहीं होगा वहां पे, फिर वो ज्यादा देर तक वो चीज चल नहीं सकती। ऑब्वियसली आप लोग अगर खर्च नहीं करोगे किसी चीज पे, आपका कंप्यूटर है आप यूज करते जा रहे हो 10 साल 15 साल 20 साल, विंडो ही नहीं कर रहे आप लोग, या उसकी चीजों को रिपेयर नहीं करवा रहे, कीबोर्ड खराब हो गया तो खराब होता रहे, आप लोग उसको खींच तोड़ फोड़ के यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली एक दिन वो क्या होगा, चलना बंद हो जाएगा। वो क्या होगा कि वो आपके लिए यूजेबल नहीं रहेगा। तो आपको मेंटेनेंस भी साथ साथ रखनी चाहिए, तो वो रिग्रेशन एनालिसिस में आपको मेंटेनेंस का भी देखना चाहिए। आगे आपके पास है कंपैरिजन इन्वॉल्विंग अ सिंगल कंपोनेंट। कंपैरिजन जो भी इन्वॉल्व है हमारे पास सिंगल कंपोनेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ रिकॉर्डेड वैल्यू ऑफ कंपोनेंट विद इट्स बजट वैल्यू। जितनी हमने रिकॉर्ड की होती हैं वैल्यूज, जितनी हमारे पास खर्च हुए होती है और जितना आपने बजट सेट किया होता है, उन दोनों को कंपैरिजन करना होता है। फिर है कंपैरिजन ऑफ कंपोनेंट करंट वैल्यू विद इट्स वैल्यू इन अ प्रीवियस ईयर। कि जो आपको कंपैरिजन करना है अपने कंपोनेंट्स का, आपकी जो करंट वैल्यू है और उसकी प्रीवियस वैल्यूज में जितने भी आपकी खर्च हुए हैं, आपने करंट वैल्यू को करना है कि इस साल इतना खर्चा हुआ है तो प्रीवियस साल कितना था, उनको भी कंपेयर करना है। दिस प्रोसीजर में बी यूज एट बोथ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन स्टेजेस ऑफ ऑडिट। कि ये जो प्रोसीजर है वे दोनों प्लानिंग और एग्जीक्यूशन स्टेजेस में हमारे पास हेल्प करता है। In trend analysis, it is preferable to compare figures of few previous year than just the immediately preceding year in। अब ये देखें कि आपने प्रीवियस जितने भी ईयर्स हैं उनकी भी एक ऑडिट रिपोर्ट बनाई होती है, तो आपने देखना था कि इस साल कहाँ कहाँ फॉल्ट्स आए हैं, ये इस साल पहले से क्या बेहतरी आई है। तो आपने ये सारी कंपैरिजन फिगर्स करके फिर आप नेक्स्ट प्रोसीड कर सकते हैं, अगले साल के लिए एक अच्छी रिपोर्ट बना सकते हैं कि अच्छा प्रीवियस ईयर में हमें ये प्रॉब्लम आ रही थी, इस दफा ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, या प्रीवियस ईयर में ये प्रॉब्लम आ रहे थे, इस ईयर नहीं आए तो हमें ये चीज बेनिफिट्स हुए, तो हमने नेक्स्ट भी इसी अपने मैकेनिज्म पे चलना है, इसी प्रोसीजर पे चलना है। कंपैरिजन अक्रॉस कंपोनेंट्स। अगर हम अक्रॉस कंपोनेंट कंपैरिजन करें वो किस तरह, दिस इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन वन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपोनेंट। अब जिस तरह मैंने कहा कि एक इंस्टीट्यूशन जो है वो दूसरी इंस्टीट्यूशन से कंपैरिजन करता है, तो ये हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हमने करनी होती है अपनी बिटवीन वन एंड मोर देन आपके जो रिलेशनशिप्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि उसको रेशियो एनालिसिस कहते हैं कि पूरी अगर हम देखा जाए कि पूरे पाकिस्तान में 16 ग्रेड के जो टीचर्स होते हैं आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको कितनी सैलरी दी है, तो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द सॉरी पाकिस्तान में जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं कि वो ईयरली बेस्ड जो हायरिंग होती है, लेट्स सपोज कि 2017 में हायर हुए हैं, जो 2017 में हायर हुए हैं उनकी क्या करनी है कि हमने देखनी है वो सबकी, हमने रेशियो देखनी है वो सबकी जो है वो सैलरी कंपैरिजन करनी है, 2018 वालों की 2015 वालों की। ओब्वियसली उनके ईयरली इंक्रीमेंट लगते हैं, तो हमने इस तरह कंपैरिजन करना होता है। फिर आगे सम एग्जांपल्स आर अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्रीज जो है उसकी टर्नओवर रेशियो, ग्रोस मार्जिन रेशियो। दिस प्रोसीजर में बी यूज एट बोथ द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन स्टेजेस। जो आपकी एक मिनट है जरा मुझे क्लास को लॉक कर लेने दें अब, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स आ गए हैं ना मैं लॉक कर दूं ताकि बाकी कोई ना आए। अच्छा, अब उसमें वो कह रहे हैं कि जो है हमारे पास मोर इफेक्टिव जो हमारा वो है, कुछ एग्जांपल्स हमारे पास होती हैं, जैसे सम एग्जांपल्स आर अकाउंट टू रिसीवेबल।
टू टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और ग्रोथ मार्जिन वगैरह होता है, ठीक है। उसमें दिस प्रोसीजर में बी यूज टू बोथ द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन स्टेजेस ऑफ ऑडिट, कि इसमें हमारे पास प्लानिंग भी होती है और एग्जीक्यूशन स्टेजेस भी ऑडिट की होती हैं, कि जितनी भी हमारे पास एग्जीक्यूशन स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये मोर इफेक्टिव देन single components comparison because it consider the interrelation among the different components and provide assurance simultaneously for more than one component, कि एक से ज्यादा जो components हमारे पास आते हैं उनका हमने इंटररिलेशन देखना होता है, उसमें जो हमारे पास जो चीजें डिफरेंट होती हैं उनका हमने कंपैरिजन करना होता है, जो चीजें हमारे पास सेम होती हैं उनका हमने कंपैरिजन करना होता है। फिर आगे सिस्टम एनालिसिस, this involves identification of anomalous item within an account balance rather than a macro level analysis of balance itself, कि ये जो है हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन जो होती हैं, उसमें डिफरेंट अकाउंट बैलेंस जो होते हैं वो भी हमने देखना है। इंडिविजुअल एंट्रीज इन ट्रांजैक्शन, अगर हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, लिस्टिंग एंड एनालाइज टू लोकेट अनयूजुअल एंट्रीज ऑफ एबनॉर्मलिटीज जो है, जितनी भी एबनॉर्मलिटीज हैं उनको भी देखना। दिस प्रोसीजर कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन स्टेज, ये वाला जो प्रोसीजर है एग्जीक्यूशन जब स्टेट हमारी बना रही होती है वहां पे ऑब्वियसली हमारे लिए इफेक्टिव होता है, क्योंकि हमने सारा कुछ उसको कंपैरिजन किया होता है, सारी उसकी इंटर रिलेशंस बनाए होते हैं, तो हमारे लिए ये ज्यादा फायदा होता है। आई वो कह रहे हैं however it is time consuming, it may involve सिक्योरिटी ऑफ न्यूमरस ट्रांजेक्शन इन परफॉर्म मैनुअली, कि हमारे पास सिक्योरिटी के इश्यूज भी आते हैं, उनको भी हमने देखना होता है। और कंप्यूटराइज जो हमारे पास डाटा होता है, अप्रोप्रिएट ऑडिटिंग जो हम सॉफ्टवेयर की करते हैं, सिग्निफिकेंटली हमारे जो सॉफ्टवेयर है उनकी भी हमने ऑडिटिंग करनी होती है, कि जो हमारे पास यूज हो रहे हैं, जो हमने प्रोसीजर्स देखे हैं वो किस तरह से आगे लेके हम इसको चलते हैं। अच्छा, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, predictive analysis क्या है? This involves creation of an expectation using not just financial data but also operating on external data independent of accounting system, कि आप क्या करते हैं कि ये इन्वॉल्व होता है आपका एक्सपेक्टेशन, कि जितनी भी प्रेडिक्टिव डाटा है आपका फाइनेंशियल डाटा, लेकिन बट आल्सो ऑपरेटिंग और एक्सटर्नल डाटा, जो ऑपरेशन में भी ऑपरेशनल फंक्शन काम हो रहे हैं ना उनमें भी जो चीज यूज हो रही है, और बाहर का जो डाटा, जैसे कि अब आप इसकी इस तरह की एग्जांपल ले सकते हैं एक्सटर्नल डाटा की, कोई जो चीज है आपकी बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो बिल्डिंग में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो यूनिवर्सिटी जो है उस पर खर्च कर रही है, ठीक है। कोई दीवार गिर गई, पेंटिंग आपकी, जो सारा कुछ है वो आपका एक्सटर्नल डाटा स्टडी के से हट के, अब वो कह रहे हैं दिस कैन बी यूज ओनली वेयर सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इज अवेलेबल। अब वो क्या कह रहे हैं कि जी ये भी हमारा जो है वो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है जो इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। ऑल्सो नोन एज द इंडिपेंडेंट टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस, कि जो हमारे पास इंडिपेंडेंट टेस्ट है रीजनेबलनेस उसकी भी इसमें हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटी रेट may be used to predict import ड्यूटी रेवेन्यू। अब वो कह रहे हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे जो वॉल्यूम है हमारा, उसमें इंपोर्ट और इंपोर्ट जो ड्यूटी हमारे पास है, डिफरेंट चीजें यूज हो रही हैं, प्रेडिक्ट हम कर रहे हैं, उसमें जितना भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको भी हमने देखना होता है। दिस मेथड इज जनरली यूज इन एग्जीक्यूशन स्टेज, कि सारा काम हो गया एग्जीक्यूशन स्टेज पे, जैसे कोई हमने प्रोग्राम लिखा है, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें सारा हमारा खर्च जो रेवेन्यू वगैरह सारा कुछ हो गया, अब एंड पे डेवलपिंग हो गई, कोडिंग हो गई, हमने इसको एग्जीक्यूट करना है, फिर इसको रन करके उसको मतलब इंडस्ट्री में लेके जाना है, उसको रिलीज करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो उस स्टेज पे जो हमारा खर्च आएगा या प्रॉब्लम आएगी, एरर आ सकता है, बग आ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, उसको भी हमने हैंडल करना होता है। As it involves collection of reliable data from outside the accounting system, it is more time consuming than simple analytical procedure, को हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसके लिए सिंपल हमारे पास प्रोसीजर होना चाहिए। रिग्रेशन एनालिसिस में दिस इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट क्रिएट्स एन इक्वेशन टू रिवील हाउ वन वेरिएबल इज रिलेटेड टू वन और मोर अदर वेरिएबल। रिग्रेशन एनालिसिस में वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसी स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन जो एनालिसिस है, स्टैट्स का एक कॉन्सेप्ट है, इस तरह की तकनीक है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम इक्वेशन क्रिएट करते हैं, उस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं, तो वो हमें बताता है कि कितना जो है हमारा
जो हमारी इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो कितनी हमारे पास रिवील हो रही हैं, कितना, यानी एक हम वेरिएबल रख रहे हैं प्रॉफिट का और एक हम वेरिएबल रख रहे हैं कॉस्ट का, खर्च का। तो कितना खर्च हो रहा है, कितना मतलब कितनी हमारी प्रॉफिट आ रही है या कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें वो वैल्यू दे देते हैं। आगे वो कह रहा है सिमिलर इन प्रिंसिपल टू प्रेडिक्टिव एनालिसिस बट हैज एडिड मैथमेटिकल एंड ऑब्जेक्टिविटी, कि जो हमारे पास एनालिसिस हैं आए हैं डिफरेंट मैथमेटिकल, हम जो चीजें ऐड करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऐड करते हैं, उनको भी हमें देखना। जनरली यूज इन एग्जीक्यूशन स्टेज, जो हमारे पास ये देखें कि वो हमारे पास एग्जीक्यूशन जो स्टेजेस यूज हो रही हैं उनको भी हमने देखना होता है। इट रिक्वायर्स मैम अंडरस्टैंडिंग। हाँ जी। मैम मैम जी जी। उसामा जो सा मैसेज करे कि उसकी मीटिंग लॉक है आपने की हुई, तो उसे ऐड कर ले। अब मीटिंग लॉक हो गई है तो अब नहीं ऐड करना, क्यों? लेक्चर ही हमारा बस 15 मिनट, आधा लेक्चर तो गुजर गया है, तो आधे लेक्चर के बाद मैं ऐड नहीं करूंगी किसी को, क्योंकि वो ओके मैम। स्टार्ट में ही उसने जो है लेक्चर अटेंड नहीं किया। स्टार्ट में अब वो एक दफा भी नहीं आया, अगर उसका नेट वगैरह का इशू था तो उसने कैसे, मतलब कि अभी वो मीटिंग अभी ज्वाइन कर रहा है, तो इस वजह से मैं अब नहीं है। उसको कहो कि लेक्चर अब तो 15 हाफ हाफ देखें, अब हमारा जो है 25 मिनट का लेक्चर गुजर चुका है और बाकी 25 मिनट का भी नहीं रह गया, तो अब उसे कहें कि अब एब्सेंट लगेगी, नेक्स्ट क्लास में आएगा। ठीक है, आगे हमारे पास है कि जनरली यूज इन एग्जीक्यूशन स्टेज इट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिस्टिक ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड इज देयरफॉर नॉट यूजर फ्रेंडली टू द जनरल ऑडिटर, के हमारे पास जो है हमने रिक्वायर करना है कि अंडरस्टैंडिंग जो है हमारे पास स्टैटिस्टिक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हमारे पास अगर आ जाते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे वेरिएबल्स आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा कोस्टेबल होते हैं, वहां पे कुछ यूजर फ्रेंडली होते हैं, वहां पे हमने ऑडिटिंग रिपोर्ट उसकी इजीली बना लेते हैं, लेकिन कुछ जो है उनका प्रॉफिट या उनकी कॉस्ट निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो वहां पे भी हमने स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन का फॉर्मूला लगाना होता है। इट आल्सो रिक्वायर्स मच टाइम फॉर एप्लीकेशन एंड टेस्टिंग, ये जो है वो ज्यादा टाइम लेता है, टेस्टिंग में भी ज्यादा टाइम लेता है इसकी, जो है फ्रीक्वेंट जो यूजर्स हैं इसको यूज करते हैं। बिजनेस एनालिसिस में क्या होता है, दिस इज हाई, यानी मैक्रो लेवल एनालिसिस है टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग क्रिटिकल रेशियो रिलेटेड टू प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, डेबर जो भी है इसमें, वो कह रहे हैं कि जितने भी हमारे पास फाइनेंस के लिहाज से, स्टेटमेंट के लिहाज से वो आते हैं, हमने प्रॉफिट को देखना होता है, उसमें लिक्विडिटी को देखना होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कि आपका फाइनेंस जो है वो स्टेबल भी है, कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की वजह से फाइनेंस ही एकदम उठ जाता है आप लोगों का, तो इसको भी हमने देखना है। इट इज a useful technique for identification of risk and areas during planning and audit completion, कि प्लानिंग और हमारे पास ऑडिट जो कंप्लीशन है उसमें जितनी भी स्टेजेस आती हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, जितनी भी एंट्रीज हमारे पास ऑपरेशन के लिए आती हैं, उनको भी हमने देखना था। However, it provides no audit assurance and is not used in execution stage, तो ये हमारे पास जो है वो क्या कह रहे हैं कि ये हमें प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास ऑडिट की तो जरूरत नहीं है हमारे पास, और उसमें दूसरी क्या है कि नोट यूज इन एग्जीक्यूशन स्टेज, हमारे पास एग्जीक्यूशन स्टेजेस की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये भी हमने देखना है कि एग्जीक्यूशन स्टेजेस किस तरह से होती हैं, अश्योरेंस जो हमारे पास है वो भी हमने इसको अपनी वो देखना होता है ऑडिट रिपोर्ट में। इट रिक्वायर्स डिटेल नॉलेज, बहुत ज्यादा डिटेल नॉलेज भी होना चाहिए हमारे पास, बिजनेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओबियसली बिजनेस का एक्सपीरियंस होगा तो हमारे पास कम्युलेटिव नॉलेज सारा होगा, तो हम अप्लाई कर सकते हैं कि कितना खर्च होगा कितना नहीं। अगर हमारे पास बिजनेस का नॉलेज ही नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा कि हम एक एज्यूमिंग कॉस्ट देखेंगे, एज्यूमिंग रिपोर्ट बनाएंगे जो कि इतनी वो है, इसलिए तो हम इसको ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए ऑडिटर्स हायर करते हैं जिन्होंने एसीसी की डिग्री ली होती है या जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वो फिर मतलब कि एक्सपर्ट होते हैं इस चीज में। Step involving an analytical review, develop an expectation, define significant differences, compare the actual with the expectation, investigate any significant difference between actual and expectation. अब document the first 4 steps and make an audit conclusion as to whether assurance can be drawn. अब वो क्या कह रहे हैं कि डेवलप एन एक्सपेक्टेशन, की हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन डेवलप करते हैं हम उसमें डिफाइन डिफरेंस करते हैं, कंपेयर करते हैं एक्चुअल विद एक्सपेक्टेशन से, कि जो हमारे पास एक्चुअल चीज आ रही है और जो हमने एक्सपेक्ट की थी उनमें कितना डिफरेंस है। इन्वेस्टिगेट करते हैं उस डिफरेंस को कि इतना डिफरेंस क्यों आया है, कहाँ पे आया है, कहाँ पे ये लाए कर रहे हैं। फिर डॉक्यूमेंट करते हैं उसको, फिर सारे उसके स्टेप लिखते हैं कि इसका कंक्लूजन ये निकला।
उसके बाद है एनालिटिकल प्रोसीजर कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पज एट डिफरेंट स्टेजेस। अब वो कह रहे हैं कि प्लानिंग में जो हमारे पास ऑडिट आता है या एसिड्स आता है, डिफरेंट पॉइंटिंग एरियाज रिक्वायर्ड होते हैं एग्जामिनेशन के लिए। अब सब्सटेंसिव टेस्ट जो होते हैं हमारे पास डिफरेंट एरिया में, हमने एनालिटिकल प्रोसीजर्स देखने होते हैं, एविडेंशियल मैटर देखने होते हैं, वो हम जो है फिगर आउट कर रहे होते हैं। इन रिपोर्टिंग स्टेज टू असिस्ट इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ ऑडिट, in assessing the conclusion audit has reached, and in evaluation of the overall financial statement। जितना भी हमारा ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको आइडेंटिफाई करना होता है। एक मिनट है, मिस किरण का भी मैसेज आया है कि मैं मीटिंग अनलॉक कर दूं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि रिपोर्ट जो हमारे पास स्टेजेस हैं, जितनी भी हमने रिपोर्ट स्टेजेस बनाई हैं, और उसमें देखना होता है कि कितनी भी हमने असेसमेंट करनी है या किस लिहाज से हमने रीच करना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जितनी भी हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंट और स्टेटमेंट्स वो बनती हैं। ठीक है, आगे हमारे पास पर्पस ऑफ एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर, जितने भी हम एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीड कर रहे होते हैं, जितने भी हमारे पास एनालिटिकल रिव्यू आते हैं, जिस तरह हमने इंडिकेट करना था वो कौन कौन से प्रोसीजर है। अब उनमें है अंडरस्टैंड द एंटिटी, इंडिकेट रिस्क एरियाज, इंडिकेट पॉसिबल मिस स्टेटमेंट। जितने भी हमने क्या करना होता है कि एंटिटीज को अंडरस्टैंड करना होता है कि कौन कौन सी हमारे पास एंटिटीज हैं जो किस वजह से आ रही हैं, ये क्या इश्यूज है। ठीक है, सेकंड सेकंड जो है हमारे पास इंडिकेट रिस्क एरियाज हैं, रिस्क डिफरेंट जितने रिस्क एरियाज हैं वो आएंगे। इंडिकेट पॉसिबल मिस स्टेटमेंट, जितने भी मिस स्टेटमेंट्स हमारे पास आ रही हैं वो हम देखेंगे। रिड्यूस डिटेल टेस्ट, जितने भी हमारे पास रिड्यूस जो डिटेल टेस्ट है वो जिस तरह आएंगे उनको देखेंगे। ऑब्टेन डायरेक्ट पॉजिटिव ऑडिट एश्योरेंस, जितनी भी हमारे पास डायरेक्ट पॉजिटिव एश्योरेंस आ रही है ऑडिटिंग की उसको देखना है। असेस गोइंग टू कंसर्न, जितनी भी हमारे पास असेसिस आ रही हैं, कंसर्न आ रहा है, उसको भी हमने देखना होगा। ये इसके पर्पज हैं। अब फैक्टर टू कंसीडर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हम कंसीडर करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके एनालिटिकल प्रोसीजर को देखना होता है हमने। नेचर ऑफ एंटिटी के, जितने भी हमारे पास नेचर्स हैं एंटिटी की। नॉलेज गेन फ्रॉम प्रीवियस ऑडिटिंग, जितने हमारे पास नॉलेज है प्रीवियस उसको हमने देखना होता है। फिर हमारे पास आ गया अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ठीक है, रेलेवेंसी, सोर्स, कंपेरेबिलिटी, ठीक है। इन सब को हमने देखना होता है कि किस तरह हमारे पास अवेलेबिलिटी, कौन कौन से हमारे पास फैक्टर अवेलेबल हैं, हमने उनको देखना होता है। रिलायबल कितने हैं, रेलेवेंस कितने हैं, कि यानी जो हमारी चीजों से रेलेवेंट हैं उनकी सारी हमने वो देखनी होती है। सोर्स कहाँ से आ रहे हैं, कंपेरेबिलिटी, और वो कंपेरेबल भी हैं कि नहीं फैक्टर्स, ये सबको हमने अपनी उसमें देखना होता है। बिजनेस ऑडिट अप्रोच है द सिस्टम बेस्ड अप्रोच, द डायरेक्ट सब्सटेंटिव टेस्टिंग अप्रोच। उसके बाद द सब्सटेंटिव टेस्टिंग जो हमारे पास सिस्टम बेस्ड अप्रोच है, ऑफन लीड्स टू ऑन फाइन ट्यून, जो कि हमारे पास ऑन फाइन ट्यून के कहीं पे हमारे पास अगर हमने किसी को एक्स्ट्रा चार्ज करना है वहां पे हमने ये देखना था। वाइल जो एसबीए प्लेस है एम्फसाइज ऑन अ कंट्रोल, ये जो हमारे पास सिस्टम बेस्ड अप्रोच है ये कंट्रोल करती है डायरेक्ट सब्सटेंटिव टेस्टिंग अप्रोच को, ये ज्यादा कंसर्न होती है और उसके पास एविडेंस हमारे गैदर जो है वो ज्यादा होते हैं। स्टेप इन्वॉल्व इन एसबीए, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे सिस्टम बेस्ड एनालिसिस में, उसमें आइडेंटिफिकेशन एंड इन डेप्थ एवेल्यूशन ऑफ रेलेवेंट की हमने आइडेंटिफाई करना होता है। डेप्थ में एवेल्यूशन को, रेलेवेंट की को कंट्रोल करना होता है, असेसमेंट को, और दूसरे एक्सटेंट को ऑन विच दे कैन रिलाई अपॉन, जिन जिन एक्सटेंट पे जिन जिन फैक्टर्स पे वो रिलाई कर रहे होते हैं उन पे उनको हमने देखना होता है। टेस्टिंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ दोज की कंट्रोल टू एस्टैब्लिश वेदर दे हैव ऑपरेट इफेक्टिवली थ्रू आउट द पीरियड अंडर एग्जामिनेशन, के जो भी हमारे पास टेस्टिंग हो रही है, ऑपरेशन हो रहे हैं, उसमें एस्टेब्लिशमेंट में करनी होती है हमने किस तरह थ्रू आउट द पीरियड जो है अंडर एग्जामिनेशन हमने देखनी होती है। एवेल्यूशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल टू एस्टेब्लिश वेदर द डिग्री ऑफ रिलायंस foreseen कैन बी टेकन फ्रॉम द एग्जामिनेशन। अब जितने भी हमारे पास एवेल्यूशन रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको भी हमने कंट्रोल करना होता है, ठीक है। जितने भी हमारे पास डिग्री रिजल्ट्स जिस लिहाज से आने हमने उनको कंट्रोल करना। सब्सटेंसिव टेस्टिंग जो है वो भी हमने ट्रांजैक्शन जैसे हो गया, अकाउंट का बैलेंस हो गया, ये सब चेक करना था, वो भी हमारे पास इन्हीं प्रोसीजर्स में आता है।
आगे इसमें है कि वो कह रहे हैं इन एडिशन एविडेंस गैदरिंग टेक्निक लाइक रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट, हमने डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू करना होता है, जो डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है उसकी परफॉर्मेंस रिव्यू करना होता है, हमने उसका फिजिकल रिव्यू करना होता है, वो ये सारी चीजें जो है हमारे पास रिव्यूएबल है। तो हमने उस चीज को देखना होता है किस तरह ये हमारी इसमें इफेक्टिव है परफॉर्मेंस इसकी, इसकी ऑब्जर्वेशन, इसका जो इंटरव्यू कंडक्ट करने हैं उसके चेक पोस्ट हमने लगाए थे टेस्ट चेक में, कि जितने भी हमारे फंक्शन है उनको देखना होता है। आगे बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ टेस्ट चेक ऑडिटर विल अराइव एट द कंक्लूजन वेदर द कंट्रोल ऑफ रिलायबल एंड एक्सटेंट ऑफ द रिलायबिलिटी, हमने इनकी रिलायबिलिटी को देखना होता है, उनकी रिलायबल कितनी है, वो सारी चीजें हम देखनी होती हैं। If necessary, the auditor may also indicate loopholes in the internal control system and suggest what addition control could be introduced, remove such loops, कि हमने इंटर लूप्स को कौन सी चीज जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, कि एक देखें एक फैक्टर जो है हमारा दूसरे पे डिपेंडेंट है कि नहीं, या वो इंडिविजुअली अपनी वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें वो देखें ये कह रहे हैं कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, जो हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ना, वो सारा कुछ हमारा जो हमने एक सिस्टम बनाया होता है इसके लिए, एक सॉफ्टवेयर बनाया होता है अगर, तो वो पूरा जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो इस चीज को हैंडल कर रहा होता है हमारा लूपहोलिक्स को, कि कितने हमारे जो चीजें हैं वो रिपीटिवली हो रही हैं। ठीक है, आगे द अप्रोच इज यूज when the audit objectives can be achieved without relying on the system, कि हमने वो वाली ऐसी अप्रोच यूज करनी है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को, ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें, बट इसमें कोई और सिस्टम रिलाय ना कर रहा हो, जिस पे हमने वर्किंग करनी है वही हो, उसमें जितने टेस्ट कंट्रोल्स हैं वही हो। दिस मेथोडोलॉजी सीक्स टू प्रोवाइड एविडेंस एज टू कंप्लीटनेस, ये जो है हमारे पास एविडेंस है कंप्लीटनेस के लिए यूज हो रहा है, एक्यूरेसी के लिए, वैलिडिटी के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए, जितने भी हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके लिए ये यूज हो रहा था। आगे वो कह रहे हैं कि द टेस्टिंग इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन ऑफ सैंपल ऑफ ट्रांजैक्शन और अकाउंट्स बैलेंसिंग एंड इन फॉर्म ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग, जितनी भी हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग है, जैसे कि रीजनेबलनेस हो गई, एग्रीगेट रिजल्ट हो गया, ठीक है, रिलायबिलिटी हो गई, ये सारी चीजें हमने इस स्टेप में इन्वॉल्व होती हैं। आगे हमारे पास है डीएसटी के जो स्टेप्स हैं, आइडेंटिफाई सब सिस्टम टू बी टेस्टेड, कौन कौन से हमने सिस्टम्स को टेस्ट करना है, यानी किस किस की हमने ऑडिटिंग करनी है, किस किस को सिस्टम को टेस्ट करना है, वो आइडेंटिफाई करने हैं। सब सिस्टम, एक सिस्टम के साथ रिलेटेड जो हमने सिस्टम, सब सिस्टम उनको कहते हैं। आइडेंटिफाई द सब सिस्टम, ऑडिट ऑब्जेक्टिव टू बी टेस्टेड फॉर द सिलेक्टेड सब सिस्टम, फिर हमने सिलेक्टेड सब सिस्टम को देखना होता है। आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ गैदरिंग एविडेंस, जितने भी हमारे पास एविडेंस गैदर है हमने उनको देखना होता है। डिटरमिन द सैंपल साइज, हमने सैंपल साइज बनाना होता है, फिर इसकी परफॉर्मेंस देखनी होती है, टेस्ट चेक करना होता है। उसके बाद कंक्लूड करना होता है कि जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट वो फुलफिल हो रही है, और बाकी हमने कंक्लूड करना होता है। लेवल ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर, उसमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर कैन बी परफॉर्म्ड एट वन ऑफ द थ्री लेवल डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ एश्योरेंस, जैसे ऑडिटिंग डिसीजन ट्री है, टूल टू डिटरमिन कौन कौन से इसमें अब टूल यूज हो रहे हैं। इन डिसीजन ऑर्डर ऑफ एश्योरेंस दे आर फोकस स्टैंडर्ड एंड मिनिमम, स्टैंडर्ड मतलब कि मिनिमम हो रहे हैं, फोकस्ड हो रहे हैं, स्टैंडर्ड पे हम काम कर रहे हैं। ये इनका डिफरेंस है सर्कमस्टेंस इन विच अप्लाइड, कौन कौन सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स कौन से, और जिसमें हम अप्लाई कर लेते हैं, ये दो इनकी वो है कि इसमें हमने आइडेंटिफाई करना होता है रिस्क, उसकी पोटेंशियल, उसका मटेरियल, इसमें हमने सैंपल टेस्टिंग देखनी होती है, कंफर्मेशन पार्टीज करना होता है, फिर हमने हाई लेवल आइटम जो है वो चेक करने होते हैं, फिर हमने एनालिटिकल प्रोसीजर जो है वो देखना होता है, फिर इसके अकॉर्डिंग हमने सब्सटेंटिव टेस्ट प्रोसीजर को यूज करना होता है। आगे इसमें परफॉर्म इफ द ऑडिटिंग टीम हैज नॉट आइडेंटिफाइड रिस्क दैट कुड लीड टू मटेरियल, कि जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें हमारा जो प्लान है उसमें चेंजिंग है कि नहीं, दूसरे हमने मॉडलिंग बनानी होती है, यानी हमने कोई भी मॉडल, कोई डायग्राम, कंपैरिजन, उसका पूरा एनालिटिकल प्रोसीजर जैसे वर्क फ्लो हो गया, उसमें हमने वो शो करना होता है अपने वर्क फ्लो में कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। उसके बाद परफॉर्म इफ द ऑडिट टीम प्लान टू टेक एश्योरेंस फॉर मिटिगेटिंग कंट्रोल के, अगर जितने भी हमारे पास रिस्क आते हैं या जो भी हमारे पास चीजें आती हैं हमने उनको देखना होता है, जितनी भी हमारे पास वो टीम ने परफॉर्म करना होता है। लेकिन ऑडिट प्रोसीजर में हमने कंपैरिजन करके उसका एक रिपोर्ट बना देनी होती है, और दूसरे जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं उनको भी देखना होता है कि किस तरह से ये वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारा जो था प्रोसीजर का था। हाँ जी,
अटेंडेंस